नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी विषय से में स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि डेली कम से कम 1 से 2 आंसर को डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आंसर को डिस्कस करेंगे। जो बीपीएससी में आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, इस तरह के आंसर्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, जैसे पाल कला हो गया। आज पाल कला को हम लोग पूरा आंसर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से एक अच्छा आंसर लिखते हैं। इससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, है ना। पाल कला हो गया, या फिर मौर्य आर्ट है और गुप्त, ये 3 है मुख्य। इसके अलावा से पटना कलम भी है आप लोगों के सिलेबस में। तो इन्हीं 4 में से एक क्वेश्चन गारंटेड पूछता है, इनमें से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ ये समझा देता हूँ। मेंस आंसर राइटिंग के लिए पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है चैनल पर, जिसको आप बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग करके एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें आगे जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में GS 1 के लिए जो IR का सेक्शन है वो भी चल रहा है, जिसमें 2 वीडियो आए हैं। एक अगला वीडियो कल आ जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद से 13 टॉपिक हैं टोटल IR में, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका आपको PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम में 3 चैनल हैं। एक है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए चैनल, जहां पर हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, आंसर भेज सकते हैं अपने। एक है मेंस आंसर राइटिंग का चैनल, और एक है टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सारे PDF मिलते हैं। तो तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम का ID दिया रहता है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे पाल कला है, किसी भी क्वेश्चन को जब आर्ट में कोई क्वेश्चन लिखा जाए, पूछा जाए, तो उसको किस तरह से करते हैं। आंसर राइटिंग के लिए बेसिक होता है कि किसी भी टॉपिक को पहले आप पढ़िए। जब आप टॉपिक को पढ़ लिए तभी आंसर राइटिंग की कोशिश करनी चाहिए। कहीं से आंसर देख के कॉपी पेस्ट करके मत कीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी। थोड़ा सा भी अगर प्रश्न बदल दिया तो आप फिर बैठ जाएंगे, वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले इंट्रो लिखिए। 4 पेज के लगभग में लिखना होता है बीपीएससी में। शब्दों की सीमा नहीं है, आप 5 से पेज भी लिख सकते हैं। शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है बीपीएससी में। बस 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको 3 घंटे में। तो 1 घंटे में मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इसी हिसाब से करना है आपको। ओके, तो सबसे पहले इंट्रो लिखिए। फिर होता है मुख्य भाग होता है। उसके बाद कंक्लूजन आता है। ओके, आंसर सब एक ही जैसा लिखते हैं। जो भी मेंस देता है, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, अच्छे स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम, है ना। तो आंसर सब एक ही जैसा लगभग लिखते हैं। कंटेंट एक ही जैसा होता है। बात किस चीज़ पर आती है, रिप्रेजेंट आप कैसे कर रहे हैं अपने आंसर को। जो जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा, उसी का आंसर अच्छा माना जाता है ना। तो रिप्रेजेंट कीजिए अपने अच्छा आंसर को, अच्छा साफ लिखने की कोशिश कीजिए। फैक्ट भी डालिए, लेकिन फैक्ट के साथ साथ विचारों को भी लिखना चाहिए, जो आपके अपने मौलिक विचार होते हैं। मौलिक विचार क्या होते हैं, जो आपके द्वारा होते हैं रचित, है ना। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। किताबी भाषा में मत लिखिए, बच्चों जैसे भी नहीं लिखना है। और शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट का पद ऐसे ही नहीं मिल जाता है किसी को भी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का आंसर पाल कला के बारे में। पहले मैं पाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पाल कौन थे, तो गोपाल के द्वारा, किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा लगभग में 750 ईस्वी के आसपास पाल वंश की स्थापना हुई थी, है ना। पाल 750 ही है, एक बार टाइम पीरियड ज़रूर चेक करना। क्या था, गोपाल क्या राजा था, नहीं। लोगों ने, बंगाल के लोगों ने गोपाल को अपना शासक चुना था। ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा अद्वितीय शासक है, इससे पहले ऐसा कोई भी जल्दी नहीं मिलता हमें। तो गोपाल वो था शासक जिसको लोगों ने वहाँ पर चुन के अपना शासक चुना था। बंगाल में बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल था उसलिए वहाँ के लोगों ने गोपाल को अपना शासक चुना था। जब हर्षवर्धन के समय में वहाँ पर शशांक शासक हुआ करता था, गौड़ वंश। तो गौड़ वंश के समाप्त के बाद पाल वंश की शुरुआत होती है। तो पालों का सबसे पहला शासक गोपाल था, फिर धर्मपाल आया, फिर अलग अलग शासक आते गए। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और जो धर्मपाल है उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके, बहुत सारे स्तूप बनाए हैं। पालों की सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर ये भारत का क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों में पाल का रहा है। यानी कि यहाँ पर कौन सा था, बिहार वर्तमान का बंगाल कौन सा, बांग्लादेश को मिलाकर बंगाल, और थोड़ा सा उड़ीसा का भाग और भी था। इनके शासक में त्रिपक्षीय संघर्ष में भी पाल लोग खूब उलझे हैं। तो इनके में उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा भाग शामिल था। तो पाल कला को अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में क्या है, जल की प्रधानता है, वर्षा खूब ज़्यादा होती है, मिट्टी की प्रधानता है ना। तो इसलिए पक्की मिट्टी के बने हुए ईंटों का बहुत ज़्यादा इन्होंने उपयोग किया है। जब भी आप किसी का आर्ट लिखते हैं, किसी की हिस्ट्री लिखते हैं, तो उसका ज्योग्राफी उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है।
तो इसको ज़रूर लिखिए। तो इसलिए पकी हुई मिट्टी से जो ईंट बनाए गए हैं उससे बनाया गया है। झोपड़ी नुमा विहार और मंदिर मिले हैं, इसका मतलब क्या होता है, वर्षा जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर झोपड़ी नुमा इसलिए बनाया जाता है ताकि वर्षा का पानी टिके नहीं और झोपड़ी नुमा दिखेगा। जो वर्तमान के आपको गाँव घर में झोपड़ी दिखते हैं, इसी झोपड़ी को पक्का करके बनाइए। इमेजिन कीजिए कि झोपड़ी का छत जो है वो पक्का है, दीवार पक्का है, लेकिन है उसका आकार वैसा ही। तो इस तरह के मंदिर विहार बहुत सारे मिले हैं पालों के द्वारा। और पाल जो थे वो किसके थे, किस धर्म के पालक थे, तो बौद्ध धर्म पर आधारित साम्राज्य था इनका, लेकिन किसी भी धर्म का शोषण नहीं होता था, यानी कि सर्वधर्म समभाव की नीति थी। तो बौद्ध धर्म था, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, स्तूप की प्रधानता दिखेगी, स्तूप बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बौद्धों में भी कौन सा शाखा, तो महायान शाखा, महायान शाखा। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वहाँ पर तंत्रयान बौद्धों का ही है एक, उसकी प्रधानता थी। तंत्र मंत्र से संबंधित बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा बोलबाला था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। तो सारा कुछ मैंने बता दिया। पालों के पाल वंश के ज्योग्राफी पूरी बता दी मैंने। अब आते हैं पाल कला के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। विशेषता जब भी पूछता है तो पाल कला में कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको आपको लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो छोटा ही होगा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होगा, आपको आंसर देखना चाहिए। ये एक स्टूडेंट ही भेजते हैं मुझे आंसर, आप भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैंने सबका दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो आप भी लिख के भेज सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आंसर था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सबको बता दूं। और भी अच्छे अच्छे आंसर आते हैं मेरे पास। बताने का एक और मकसद था कि आपको ये दिखाना कि प्रतिस्पर्धा जो है ना वो किस लेवल का है, आपका आंसर कैसा होता है और प्रतिस्पर्धा किस लेवल का होता है। आप अगर इससे अच्छा लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर इससे बुरा लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पढ़ने की तैयारी करने की ज़रूरत है। भूमिका, भारत प्राचीन काल से ही कला एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। इस दृष्टि से पूर्व मध्यकालीन बिहार 8वीं से 12वीं सदी में विकसित पाल कला का विशेष महत्व है। यहाँ पर बिहार की जगह लिख सकते थे, बंगाल भी लिख सकते थे कि इस दृष्टिकोण से पूर्व मध्यकाल में बिहार और बंगाल का संयुक्त क्षेत्र, क्योंकि बिहार तो अलग हुआ है अगर पूरी देखें तो 1912-11 में, उसके बाद से 1935-36 में जब उड़ीसा अलग हुआ है। उससे पहले तो बिहार बंगाल का ही पूरा भाग रहा, हमेशा से ही रहा है, ओके। क्योंकि इसने न केवल मौर्य काल से विकसित हो रहे कला परंपरा को निरंतर एवं विस्तार प्रदान किया, बल्कि इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित और प्रसारित भी किया था। पाल वंश के बारे में इन्होंने लिखा है। भूमिका आप इससे बड़ा लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। पालों की ज्योग्राफी, पालों का इलाका जहाँ पर वो शासन करते थे, इस आंसर में जो भी सुधार होगा वही मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पर वो शासन करते थे इसको भी आप लिखिए कि उनके कला जो होते हैं वो उनके ज्योग्राफी से कैसे प्रभावित है, तो ये आपको लिखना चाहिए, ओके। पाल कला की विशेषता, कौन कौन से कला बनाए उन्होंने, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, ओके। अब किस किस चीज़ का बनाया उन्होंने, तो महाविहार बनाया स्थापत्य में, स्तूप बनाया, चैत्य बनाया, मंदिर बनाया उन्होंने। मूर्ति कला में मूर्ति किस चीज़ की बनाई और किस वस्तु से बनाई, तो कांसे और पत्थर की वस्तु बनाई उन्होंने। भित्ति चित्र और पांडुलिपि चित्रकला भी उनके समय में था। स्थापत्य कला, पाल काल के दौरान धार्मिक एवं निवास दोनों रूपों में स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित बिंदुओं पर देख सकते हैं। महाविहार मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, खुले आंगन, आंगन के पीछे बरामदे, बरामदे के पीछे कमरे। ये महाविहार का इन्होंने फोटो बहुत सुंदर बनाया है, ओके। कुछ कमरे 2 मंजिल तथा उन पर जाने के लिए सीढ़ियां पक्की ईंटों से निर्मित होती थी। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इन्होंने चित्र बनाया है, आपको भी बनाना चाहिए इस तरह से अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो। पाल कला काल में बने कुछ महाविहारों के उदाहरण एवं उनके निर्माणकर्ता कौन कौन हैं। उदंतपुरी गोपाल विक्रमशिला धर्मपाल ने बनाया था। सोमपुर विहार धर्मपाल के द्वारा निर्मित था। विहार क्या होते थे, मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनके निवास स्थल होते थे। धीरे धीरे वो अध्ययन अध्यापन के केंद्र के रूप में विकसित हो जाते थे। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र थे। पाल शासन के दौरान कई स्तूपों का निर्माण किया गया। इस काल में स्तूपों की संरचना को और व्यवस्थित रूप मिला। संरचनात्मक विशेषता क्या है, छत्र, यिष्ट, हर्मिका, गुंबद, चबूतरा, प्रदक्षिणापथ, वेदिका, तोरण द्वार जो होते हैं और आंड अर्धचंदाकार गुंबद जो होता है, तो ये इन्होंने स्तूप का चित्र बनाया है। इससे भी अच्छा एक बच्चे ने आंसर भेजा हुआ है, वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा, या हो सकेगा तो इसी में मैं दिखा दूंगा। तो यह स्तूप है, इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप, इन्होंने पूरा बताया है एक एक पार्ट को। चैत्य, यह मुख्यतः बौद्ध मंदिर थे।
चैत्य बौद्ध पूजा केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। पाल काल के दौरान अत्यधिक विस्तार हुआ है चैत्यों का, बड़ी संख्या में पाल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। उदाहरण के लिए बैठे हुए बुद्ध चैत्य गुफा संख्या 10 एलोरा में ये निर्मित है। मंदिर। यद्यपि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, परंतु उन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया। इस कला शैली में बने मंदिर मुख्यतः नागर शैली के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब नागर, बेसर और द्रविड़ 3 शैली होते हैं मंदिर के। नागर यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में आपको कौन सा मिलेगा? नागर शैली मिलता है। द्रविड़ शैली आपको तमिलनाडु और दक्षिणी भारत के केंद्र में मिलेंगे, जैसे विजयनगर में आपको द्रविड़ शैली मिल जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सब में द्रविड़ मिलते हैं। और जो बेसर शैली होते हैं ये बीच के भागों में आपको मिल सकते हैं। तो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाल कला में बने हिंदू मंदिर के उदाहरण हैं कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर, गया में स्थित विष्णुपद मंदिर प्रमुख विशेषता है। इसमें निर्मित अर्धमंडप जो है वो विष्णुपद मंदिर की प्रमुख विशेषता है, इसको भी इन्होंने लिखा है। मूर्ति कला। पाल कला के विभिन्न रूपों में पाल मूर्ति कला का उल्लेखनीय स्थान है। पाल कला के दौरान मूर्ति कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। मूर्तियों का निर्माण कांसे और पत्थर दोनों रूपों में मिलता है। विशेषकर इस काल में बनी कांसे की मूर्तियों को न सिर्फ हड़प्पा कालीन कांस्य मूर्ति परंपरा से जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसके कलात्मक सौंदर्य की तुलना पाल के समकालीन चोल कालीन कांस्य मूर्तियों से भी की जा सकती है। ओके, पाल मूर्ति कला कांस्य निर्मित और पत्थर निर्मित दो होते थे। कांस्य निर्मित निर्माण सांचे में ढाल कर किया जाता था। अलंकरण की प्रधानता होती थी। प्रमुख मूर्तिकार धीमन और बिठपाल हैं। तुलना चोल कालीन कांसे की नटराज की मूर्ति से कर सकते हैं। नटराज की जो फेमस मूर्ति है कहाँ की है? तो ये चोलों की मूर्ति है। चोल जो परंपरा है उसी की मूर्ति बनाई गई नटराज की। ये पूछा है बहुत बार पीसीएस में। बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं का निर्माण नालंदा, कुकरहियार, गया, सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। पालों की कांसे से निर्मित मूर्ति। पत्थर की मूर्तियों की अगर हम बात करें तो कांसे बेसाल्ट पत्थर द्वारा निर्मित होते हैं, हाथ से बनाए जाते थे। शरीर के अग्रभाग का ही अंकन पिछला भाग सपाट होता था। अलंकरण पर अधिक जोर होता था। प्राप्ति संथाल परगना एवं मुंगेर से मिला है इसके पत्थर की मूर्तियाँ, और कांसे की कहाँ से मिली हैं? कुकरीहार, सुल्तानगंज से। चित्रकला। पाल कला में स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला के भी विभिन्न रूपों का विकास हुआ है। पाल चित्रकला को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है, पांडुलिपि के चित्र और भित्ति चित्र दीवार चित्र के रूप में। पांडुलिपि के चित्र क्या होते हैं? विशेषता मुख्यतः तार पत्तों पर निर्मित होते हैं, सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुख्यतः गहरे रंगों लाल, काला, हरा, बैगनी रंगों का प्रयोग होता था। ये आपको लिखना पड़ेगा किस रंग का प्रयोग करते थे, क्योंकि एग्जाम में इस चीज़ को जब आप लिखेंगे तो आपका जब फैक्ट अच्छा होगा, डिटेल्ड होगा, तो नंबर काफ़ी मिलते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं अष्टसहस्रिक, प्रज्ञापरामिता एवं पंचारक्ष। वर्तमान में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज संग्रहालय में इसको संभाल कर रखा गया है। और इधर का कौन सा था? भित्ति चित्र की विशेषता क्या है? मुख्यतः गुफाओं एवं दीवारों पर निर्मित है। चित्रों में फल फूल, उसके बाद से पशु, मानव रूप की प्रधानता है। इन चित्रों में गहरे रंगों का विशेष प्रयोग है। इन चित्रों के विशिष्ट उदाहरण नालंदा स्थित सरायटीला से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सरायटीला से। उदाहरण को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप आंसर को लिख रहे हैं तो उदाहरण को ज़रूर डालिए अगर मौजूद है तो। इस आंसर की एक खराबी मैं बताऊंगा अंत में। ज्यामितीय पद्धति का प्रयोग किया जाता था इसको बनाने में। समीक्षा में निष्कर्ष पर आ गए। पाल कला के विभिन्न रूपों से संबंधित उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस कला की कई विशेषताएं स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला के संदर्भ में उल्लेखनीय हैं, जो इस काल में महाविहार के निर्माण की परंपरा पहले से ज़्यादा व्यवस्थित और व्यापक हुई। साथ ही पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ कला के संदर्भ में समकालीन चोलकालीन नटराज कांसे की मूर्ति के समकक्ष है। चोलों का जो कांसे की मूर्ति होती है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाल शासकों ने पूर्व मध्यकालीन भारत में विकसित हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष की राजनीति में सशक्त उपस्थिति तो दर्ज की ही, साथ ही कला के विविध रूपों के विकास के दृष्टि से बिहार के समृद्धशाली कला परंपरा में नए आयाम भी जोड़े। ये इनके अपनी शैली है, इनका अपना लाइन है, ये कहीं किताब से नहीं चेपा गया है, इसीलिए इस लाइन को पढ़ने पर आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ये एक प्रश्न था पाल कला की प्रमुख विशेषताओं पर। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। जिस तरह से लिखा है इसमें एक सुधार क्या है, इनको एक मैप बनाना चाहिए था बिहार का,
मैप बना के बिहार का इनको दिखाना चाहिए था कि बिहार में जैसे सुल्तानगंज इन्होंने बोला है या गया बोला है, तो उसको अंकित करके बोलना चाहिए था ये गया है, इस जगह से ये चीज़ मिला है, ये सुल्तानगंज है, यहाँ से ये मिला है, ये कुकरीहार है, यहाँ से ये चीज़ मिला है। अगर पाल कला या किसी भी कला में अगर पूछता है तो आपको ये मैप बनाकर, संथाल विद्रोही आप लिख रहे हैं तो आप मैप बनाकर दिखाएंगे कि भागलपुर राजमहल के क्षेत्रों में संथाल विद्रोह हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें जब आप दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके नंबर और इम्प्रेशन दोनों पड़ता है कॉपी चेक करने वाले पर। कॉपी चेक करने वाला दिन में 100 से 200 कॉपी चेक करता है, तो वो फिर एवरेज मार्किंग शुरू कर देता है। पहला 2 कॉपी पढ़ने का तो उसको पता होता है अगला आंसर कैसा आएगा, तो इसलिए एवरेज मार्किंग शुरू कर देता है। इससे अगर आपको बचना है तो यूनिक आंसर को लिखिए, है ना। आपके इंट्रोडक्शन इतने अच्छे होने चाहिए कि उसको पढ़ने का मन करे आगे आंसर को। एक ही जैसे इंट्रोडक्शन अगर सब लोग लिखेंगे कि भारत में, बिहार में परंपरा से चली आ रही बहुत सी अच्छी कला है, तो वो पढ़ के थक जाएगा। ये मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ कॉपी चेक करने वाले, क्योंकि मैं दिन में कॉपी चेक करता हूँ 50, इसलिए। तो इसलिए ये एक मॉडल आंसर के तौर पर मैंने दिखाया है, आपको पसंद आया होगा। आप भी लिखने की कोशिश कीजिए, आप इससे अच्छा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इससे अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, आगे भी मैं और क्वेश्चंस के मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में ही लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।